नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मैं लेकर आई हूं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। चार्जशीट में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया का भी जिक्र। दिनेश अरोड़ा ने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। संसद में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। सुनाई खरी खोटी, विपक्ष की बोलती की बंद। साथ ही ड्रग्स और आतंकवाद के कनेक्शन पर जताई चिंता। बिहार शराब कांड पर संसद से लेकर सड़क तक घमासान। एनएचआरसी जांच से बौखलाई नीतीश सरकार। जांच पर उठाए कई गंभीर सवाल। भारत में कोरोना फैलने का खतरा। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी, कहा बंद करे भारत जोड़ो यात्रा। चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस, कहा डर गई मोदी सरकार। चीन में फिर कोरोना विस्फोट। कोरोना के कहर से तबाह हुआ चीन। फर्श पर लेटे दिखे मरीज, बेहोश होते डॉक्टर का वीडियो वायरल। आज की सबसे पहली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार में हुए शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी जिक्र किया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा संजय सिंह से मिले, जिनके माध्यम से वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट में हुई थी। संजय सिंह के रिक्वेस्ट पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और 1000 रुपए के चेक की व्यवस्था की, जिसके बाद 82 लाख रुपए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। ईडी की चार्जशीट से क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात, पिछली बार चार्जशीट में शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, तो बैंड बाजा लेकर के अरविंद केजरीवाल मीडिया में यह कहता हुआ घूम रहा था कि चार्जशीट में नाम नहीं है केजरीवाल मनीष सिसोदिया के। तो मतलब क्लीन चिट सीबीआई ने, ईडी ने दे दिया किसको? मनीष सिसोदिया को। अब चार्जशीट में तो नाम आ गया, मनीष सिसोदिया का भी आया और संजय सिंह का भी आया। और ये बयान कौन दे रहा है, किस आधार पे इनका नाम चार्जशीट के अंदर आया है? तो दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा कौन है? तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का दोस्त है। अब उसने क्या खुलासा किया? उसने बताया कि संजय सिंह ने उनसे कहा कि चुनाव के लिए पैसे का इंतजाम करो। 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था। और जब मुलाकात हुई दिनेश अरोड़ा के ही रेस्टोरेंट में, तो वहां उससे कहा गया कि दिल्ली के बाकी रेस्टोरेंट वालों को से बात करो, कुछ पैसा का इंतजाम करो। और वो उसने पैसे का इंतजाम किया रेस्टोरेंट वालों के साथ मिलके। इसने 82 लाख रुपए का चेक, अब चेक है तो वेरीफाइबल है, बाकायदा जिन जिन लोगों से चेक लिए गए वो अकाउंट भी होगा, वो बैंक अकाउंट भी होगा, और कहाँ ये पैसा बाकायदा भुनाया गया, किस अकाउंट में गया, वो भी मालूम होगा। तो चार्जशीट में ईडी ऐसे तो नाम डाल नहीं रही। अब दिनेश अरोड़ा बता रहे कि जब 82 लाख रुपए का चेक हमने तैयार कर लिया तो वो पैसा मनीष सिसोदिया लिया था। कट्टर ईमानदार भाई, 82 लाख रुपए तुमने छुए कैसे? कट्टर ईमानदार होते तो वापस कर दिए होते। अपने दोस्त को, अपने पहलवान को क्यों भेजा दिनेश अरोड़ा के पास के रेस्टोरेंट मालिकों से इकट्ठा करो? अब दिनेश अरोड़ा ये कह रहा है कि उसकी मुलाकात केजरीवाल से भी हुई और ये मनीष सिसोदिया हमें बहुत मदद करता रहा। तो ये एक चार्जशीट से पूरा खुलासा हुआ। और ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी है, वो जो साउथ ग्रुप लूट में किस तरह से हिस्सेदार है, उसका भी वर्णन है। क्योंकि जो दूसरे आरोपी ने बताया है कि विजय नायर के साथ मिलके, विजय नायर कौन? अरविंद केजरीवाल का मित्र। मतलब इस हमाम में
शराब घोटाले के हमाम में केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, सब नंगे पाए गए हैं। इसलिए आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया, मीडिया में केजरीवाल की बाइट नहीं चल रही कि क्लीन चिट मिली है। इस सब का जवाब अब कोर्ट में इस मिस्टर ऑनेस्ट मिस्टर नटवरलाल को मिलेगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन करके जनवरी के फर्स्ट वीक में बुलाया है, तो नया साल अरविंद केजरीवाल के लिए झटका लेकर आएगा। देखिए, आप गलत काम करोगे आज न कल पकड़े जाओगे ही। केजरीवाल का समय आ गया है जब कोर्ट और कानून उससे हिसाब किताब चुकता करेगी। जी, अब बात अमित शाह की, जिन्होंने संसद में आज हर किसी की बोलती बंद कर दी, विपक्ष को जमकर लताड़ा और मोदी सरकार के विजन को एक बार फिर से साफ किया है। ड्रग्स के मुद्दे पर उठे सवालों का संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। साथ ही कहा कि नशे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने बिना नाम लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा। आज तो अमित शाह ने जमकर खरी खोटी सुना दी। बोले फॉर्म में थे आज अमित शाह। यदा कदा इस तरह का मौका मिलता है जब अमित शाह जो है पूरी तरह से लोकसभा के अंदर कमान संभालते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा उनका। लेकिन जो मूल बात यह है कि अब तक यही सोचा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने अगस्त के महीने में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन ड्रग्स के खिलाफ यलगार ड्रग्स के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की थी। सरकार अब तक क्या कर रही है? अमित शाह ने आज बताया कि जीरो टॉलरेंस, और उसके बाद से कई जगहों पे, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, या फिर अलग अलग रास्तों से जैसे हिंदुस्तान में ड्रग्स पहुंचता है, उस पर निगरानी और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया। ये बात बिल्कुल सही है कि ड्रग्स का जो पैसा होता है वही इस्तेमाल होता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा। ये नक्सलिज्म, ये जिहादी, ये जो आतंकवाद, ये जो अंडरवर्ल्ड का जो पूरा काम होता है वो ड्रग्स के पैसे से होता है। ये सब कुछ नगदी में चलता है। तो इस कारोबार से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही साथ ये ड्रग्स के कारोबार से हमारे युवा, उनकी ज़िंदगी तबाह होती है। तो आज गृह मंत्री ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया कि हम ड्रग्स के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, और ड्रग्स और आतंकवाद का जो कनेक्शन है उस पे कोई बहुत बड़ा कुठाराघात करने जा रहे हैं और इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप इंतज़ार कीजिए, जब सरकार ये कह रही है कि ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो गई है, तो कुछ दिनों में कुछ बड़े बड़े नाम जरूर एनसीबी के लपेटे में आने वाले। पर ड्रग्स के मुद्दे को लेकर विपक्ष क्यों नहीं कोई सवाल खड़े करता है, बल्कि चीन का मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार। देखिए, चीन का मुद्दा इसलिए लोग उठाना चाहते हैं, उसके ऊपर भी अमित शाह ने कल बताया था। आप क्या चाहते हो कि चीन के ऊपर डिस्कशन हो? आर्मी डिप्लॉयमेंट कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी आर एट वॉर विथ चाइना, बॉर्डर पे हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी है, आप यहां पे बहस करना चाहते हो? ये बेकार की बातें हैं। जिस तरह से राफेल के पूरे इंटरनल सिस्टम के बारे में राहुल गांधी चाहते थे कि सारी जानकारियां पब्लिक कर दी जाए, आर्मी ऑपरेशंस की जानकारियां पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए नहीं है। और विपक्ष तो इतना ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल है कि जो पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज़ जो होती हैं उसमें भी सरकार को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिप्लॉयमेंट शुड नॉट बी डिस्कस्ड, ये भरोसे के लायक नहीं है। जी, आज की तीसरी खबर में बात बिहार शराब कांड की। बिहार के छपरा सहित कई जगहों पर जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर है। इस मामले में एनएचआरसी की टीम भी जांच के लिए जुटी हुई है, पर जांच टीम को बिहार भेजे जाने पर जोरदार हंगामा हो रहा है। नीतीश सरकार जांच से बौखला रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने एनएचआरसी टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि वो हरियाणा और मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए, क्यों बौखला रही है एनएचआरसी की जांच से नीतीश सरकार।
देखिए, ये सवाल जो पूछा जा रहा है कि यहाँ क्यों नहीं भेजा गया, वहाँ क्यों नहीं भेजा गया, वहाँ की सरकारों ने मौत का आंकड़ा छिपाया नहीं था। वहाँ शराबबंदी नहीं है। वहाँ का मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि पियोगे तो मरोगे। वहाँ के मुख्यमंत्री इस पे जिद पे नहीं अड़े हुए हैं। जो लोग मरे हैं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति वहाँ की सरकार दिखा रही है, और आपने अपनी सिस्टम की काहिली को छुपाने के लिए मृतकों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी। आपने एक तरह से कह दिया कि मर गए भले मरे, मरने के लायक क्या आप थे। यही बात तो नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो जो लोग इससे आहत हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई तो जांच करेगा ही। सरकार शराब माफिया और वहां के नेताओं में क्या मिली भगत है, और इसमें पुलिस को भी आप इंक्लूड कर लें, इसके बारे में इसकी सच्चाई कौन बताएगा? नीतीश कुमार बताएंगे, तेजस्वी बताएंगे, या फिर कोई बाहर की एजेंसी इस सच का पता लगा सकती है? एनएचआरसी की टीम गई है और सवाल उठाएं वो तो ठीक है, लेकिन गलती से भी ममता बनर्जी वाला रोग नीतीश कुमार न पाल ले कि एनएचआरसी की टीम हिंदू महिलाओं के रेप और बलात्कार और उनकी मौत की जांच करने के लिए जाए तो उनके गुंडे वहाँ पे उनको तंग करने लग जाए। इस तरीके की ज़रूरत बिहार की सरकार को नहीं करनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि जैसे एनएचआरसी दिल्ली में सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए है, यहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ ऑफिस में ही बैठे रहें और इतनी बड़ी घटना घट जाए। लोग कह रहे हैं वहाँ पे 200 के आसपास की मौत हुई है, आपका आंकड़ा 74 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो इसकी सच्चाई का पता करने का अधिकार एनएचआरसी को पूरी तरीके से है। पर एक सवाल अहम ये भी है कि जब से ये मुद्दा गरमाया है तब से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? देखिए, दिखाने के लिए उनको मालूम है कि ये मसला बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, आपको दिखाना पड़ेगा। कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने नेताओं को पकड़ा गया, आपने जगह जगह छापेमारी कर ली, कुछ मजदूरों को पकड़ लिया। गांव में रहने वाले मजदूर इतना बड़ा काम करेंगे? शराबबंदी लगी हुई है, मुख्यमंत्री बकायदा रोज धमकी देते हैं दारू के को लेकर के, और ये गरीब लोगों को जो आपने पकड़ लिया है उससे क्या है? ये सिर्फ आई वॉश है। उन ठेकों का मालिक कौन है, इस व्यापार के पीछे किस पॉलिटिकल हस्तियों का हाथ है, ये गिरफ्तार जब हो तब ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार सीरियस हैं। अदरवाइज ये मौत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जी, अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिनका मकसद अब यही लगता है कि भीड़ जुटाएंगे, कोरोना फैलाएंगे, क्योंकि कोविड का रिस्क है, फिर भी पॉलिटिक्स जारी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की मांग की गई है। साथ ही मंडाविया ने अपील की है कि अगर यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना हो सके तो इसे देश हित में रोक दिया जाए। पर इस चिट्ठी के बाद से एक बार फिर मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार भारत जोड़ो यात्रा में जनता के समर्थन को देखते हुए बौखला गई है, इसलिए यात्रा को रोकना चाहती है। पूरे देश भर में कोरोना फैल रहा है, पर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की कौन सी जिद बन गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह की चिट्ठी आ गई। कम से कम एक फेस सेवर है, क्योंकि इस यात्रा से कुछ कांग्रेस पार्टी को फायदा हो नहीं रहा। क्योंकि वैसे भी ये भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के लिए बंद है, क्योंकि राहुल बाबा क्रिसमस मनाने के लिए अपने परिवार के साथ वो यूरोप जाने वाले हैं। तो भाई आप वैसे भी रोक रहे हो, सरकार ने चिट्ठी भी लिख दी, कोविड का भी मसला बढ़ रहा है, चीन में लॉकडाउन हो रहा है, मौतें हो रही हैं। पिछली बार भी चीन से ये पूरी दुनिया में फैला था, अमेरिका में भी संख्या बढ़ रही है, कई देशों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में तो ये फेस सेवर मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के मैनेजर्स को दिया कि भाई अच्छा है कि इसे आप अभी विड्रॉ कर लो,
कोरोना के नाम पे, देश के नाम पे लोग कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, बाद में आप रिज्यूम करना। अदरवाइज मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि भाई इस यात्रा का कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा हो। आपको करना था धन्यवाद, आपने कर दिया उल्टा। सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई डर गए, ये हो गया वो हो गया। भाई करना आप करें, ये तो सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि भाई रोक दो। सरकार ने कहा कि भाई आप कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, नहीं कर सकते हो तो उस पर विचार कर लो। कौन सी नई बात और कौन सी बुरी बात कह दी गई? आप अगर कोरोना फैलाना चाहते हो आप करो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि राजनीति की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये यात्रा ऑलरेडी फेल हो चुकी है। ये जो बाकी जो 300-400 किलोमीटर बचा हुआ है वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, और ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये राहुल गांधी समझ रहे हैं। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर मनाने और क्रिसमस मनाने के लिए वो अपने परिवार के साथ इटली या लंदन कहीं भी हो वो अपने जाएंगे। ये इनका पर्सनल ये है, लेकिन सरकार को इनको धन्यवाद करना चाहिए। जी बिल्कुल, चीन का मुद्दा बहुत अहम है, जैसा कि आपने बताया। आखिरी खबर में अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो आज की आखिरी खबर में बात कोरोना के कहर से तबाह हुए चीन की। चीन में कोरोना तांडव मचा रहा है। चीन में हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरों में चीन में कोरोना का विस्फोट साफ साफ दिख रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, मरीजों का इलाज फर्श पर लिटा कर किया जा रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। चीन में तो कोरोना तांडव मचा रहा है। पिछले एक महीने से सोशल मीडिया में वहाँ की तस्वीरें आ रही थी, जिस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ को, अलग अलग अपार्टमेंट्स को बाकायदा क्वारंटाइन किया जा रहा था। लोग विरोध भी कर रहे थे, कई सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन वो तो चाइना है, वामपंथी सरकार है वहाँ पे, वहाँ की खबर बाहर नहीं आती। लेकिन अब स्थिति इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि कई शहरों में बाकायदा लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों के पास इलाज के लिए न हॉस्पिटल है न दवाई है। बहुत बुरी स्थिति में चीन फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो हमें पिछले एक्सपीरियंस से सीखने की आवश्यकता है, चीन या चीन से जुड़े हुए बाकी जो लोग उधर के रास्ते या कहीं से भी, जो हिंदुस्तान में जो पिछली बार गलती हुई, अभी से ही सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना का एक नया वेव आ रहा है। इस वेव को हिंदुस्तान में किस तरह से कर्टेल किया जाए, इस पे सरकार को अभी से चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब अगर लॉकडाउन या फिर उस तरह की स्थिति इस देश में पैदा होगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हिंदुस्तान के लिए हो सकती है। चीन तबाह हो रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये बीमारी फिर से हिंदुस्तान में दस्तक ना दे, इस पे सरकार को कड़े कदम अभी से उठा लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कोरोना मचा रहा है घमासान, फिर भी राजनीति हो रही है बहुत ज्यादा। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में इसी पे चर्चा करेंगे। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।